Hello everyone, welcome to Target IES. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. Okay, so in this lecture we are going to talk about the bearing characteristics number and bearing module. If you remember, हमने last lecture में bearing characteristics number को define किया था. That is, Z is here absolute viscosity, N is in RPS and P is in Pascal. Okay, and if you know the see the unit, this is Pascal per second. So this is a dimensionless number. Okay, so अगर हम देखेंगे सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ चार्ट. एज यू नो, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ zn by p, right? So let's see how mu depend upon the zn by p, because this is the friction. The coefficient of friction is a very very important criteria, okay, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हमें पावर लॉ जितना कम चाहिए जितना कम हम मतलब कर सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए. ओके, सो जो ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर का, ये डिपेंड किस पे करता है. जो हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था मैकीज फॉर्मूला. सो दिस इज मैकीज इन्वेस्टिगेशन, ओके, एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन रिनॉल्ड्स एनालॉजी. ओके, सो इन दो जो स्टडीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो लेट्स सी, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके, एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द viscosity, and this is defined for the case 4, and this is your bearing characteristics number. So हमने एक और टर्म देखा था यहाँ पे, bearing modulus. What is bearing modulus? So let's define that also. So जब हम ग्राफ बनाते हैं, okay, so graph is first initially when the zn by p value is very less, okay, nearly 0, then the coefficient of friction is very high, means at this time n is also very less, because this depend upon your RPS. As n increases, और वी कैन से जनरली हम n ही इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि z और p तो इतनी जल्दी इंक्रीज होगा नहीं. p डिपेंड्स अपॉन द लोड एंड द प्रोजेक्टेड एरिया दैट इज फिक्स्ड. z इज एन व्हाट वी कैन से एब्सोल्यूट विस्कोसिटी. सो दैट मतलब वो इतनी जल्दी टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है. ओके, इट टेक सम टाइम. बट जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्वीनियंट क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है यहाँ पर RPM. ओके, सो ये RPS है. सो हम जो रोटेशन पर सेकेंड है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. सो एज वी इंक्रीज द होल zn by p, so we see that your coefficient of friction first decreases. It reaches to a minimum value. Okay, it reaches to a certain minimum value. Just wait, sorry. It reaches to a certain minimum value, and after that it start increasing. So ये जो minimum value है, mu minimum, for that जो zn p की value है उसको हम bearing modulus कहते हैं. Okay, so we can say bearing modulus is the value of zn p at the rate where मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अवेलेबल और डिफाइंड. ओके, सो अगर हम इसमें दो तीन क्या बोलते हैं इसको, एरिया है जो डिफाइंड होते हैं. सो सबसे फर्स्ट होता है, ये होता है थिक फिल्म लुब्रिकेशन, और वी ऑल्सो से इट एज स्टेबल रीजन. ओके, दिस इज सेमी और मिक्स फिल्म. ओके, एंड जो ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इसको हम अनस्टेबल रीजन कहते हैं. ओके, एंड दिस इज योर थिन फिल्म. ओके, सो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं थिकनेस ऑफ फिल्म पर. थिक फिल्म मीन्स नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट. थिन फिल्म में मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल. थिक फिल्म इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल रीजन, एंड जो इस साइड सेमी और मिक्स फिल्म और थिन फिल्म है वो अनस्टेबल रीजन है. ओके, जस्ट सॉरी. सो व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ stable and this is unstable. So let's talk about that. First we are going to talk about unstable region. Okay, in unstable region, if you increase the W means load, then your power loss will increase. If power loss is increased means heat generation increases, right? Because if you increase the W, तो W mu उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो पावर लॉस है W पे लोड के ऊपर डिपेंड करता है. सो योर पावर लॉस विल इंक्रीज, सो योर हीट जनरेशन विल इंक्रीज.
so temperature will increase. If your temperature will increase, then absolute viscosity will decrease and your Zn by P will decrease. If you see here, ये एक Zn by P है इनिशियली एंड इसके लिए म्यू की वैल्यू ये है. ओके, दिस इज लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज μ1. एज वी से जैसे W इंक्रीज होगा सो ये डिक्रीज हो गया और 2 पे आ गया. सो यू कैन सी μ2 इज ग्रेटर देन μ1, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट योर म्यू इंक्रीजेज. यहाँ तक तो ठीक था, but as coefficient of friction increases, then again power loss increases. If power loss increases, then temperature also increases. Temperature increases, then Z again decreases. So ये एक vicious cycle बन जाएगा. And because of that क्या होगा कि unstable होगा. एक बार अगर ये start हो गया तो ये अपने आप, अगर आप यहाँ तो हमने वेट इंक्रीज किया था और जो वेट नहीं बोल सकते हम, लोड इंक्रीज किया था, उसके कारण ही हो रहा है. बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये तो अपने आप स्टार्ट हो गया है, जो कि सही नहीं है, राइट. तो इसलिए हम इसको अनस्टेबल रीजन कहते हैं कि अगर एक बार अनस्टेबल रीजन में आ गया तो वो फिर कंट्रोल में नहीं रहता है. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नोन एज अनस्टेबल रीजन. नाउ टॉक अबाउट द स्टेबल रीजन. इन स्टेबल रीजन इज राइट साइड ऑफ द बेयरिंग मॉड्यूलस. ओके, बेयरिंग मॉड्यूलस इज अल्फा, तो उसके राइट साइड में. ओके, इन दैट कंडीशन इफ लोड इंक्रीजेज देन पावर लॉस विल इंक्रीज. सेम, इफ पावर लॉस इंक्रीजेज दैट हीट जनरेशन विल इंक्रीज. And if heat generation increases, then your temperature increases. Temperature increases, Z increases, and Z increases, then Zn by P decreases. Sorry, यहाँ पर Z decrease होगा. If Z decreases, then Zn by P decreases. Now let's यहाँ पर देखते हैं क्या होता है भाई. Initially कुछ ये सा था. Okay. This is your first and this is your μ1 now. Okay. Green वाला. अब हम green वाले पर आप ध्यान दीजिए. Now as your Zn by P decreases, so it will shift to the left side. Here μ2. So here we see μ2 is less than μ1. So this is a favorable condition, right? So Zn by P, तो यहाँ पर जो μ है that will decrease. So power loss will decrease and power loss decreases, then temperature decreases. तो again वापस temperature decreases, then again Z increases, Zn by P इंक्रीजेज और फिर वापस एक म्यू पे पहुंच जाएगा जो उसका म्यू था. ओके, सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन. यहां पर अगर हम लोड बढ़ा भी देते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन है, बिकॉज इट इम्पैक्ट योर विस्कोसिटी. बिकॉज आफ्टर दैट ऑल्सो वो स्टेबल अपने आप को स्टेबल कर लेता है. ओके, सो ये स्टेबल रीजन एंड अनस्टेबल रीजन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. ओके, तो ये ग्राफ याद रखिएगा. और जनरली होता क्या है ये भी हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे. सो अल्फा वेयर जो बेयरिंग मॉड्यूलस है Zn बाई P एट द रेट जो म्यू मिनिमम होता है. सो ये बेयरिंग मॉड्यूलस हम इसको बोलते हैं, बेयरिंग मॉड्यूलस. ओके, सो ये कभी कभी बेयरिंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं. ओके, सो और वो बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पता ही है आपको. सो जो अगर हम देखें Zn बाई P फॉर वर्किंग और प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए हम बोल रहे हैं, so this should be greater than or at least equal to your bearing modulus. okay, अगर क्योंकि अनस्टेबल रीजन में चला गया, अनस्टेबल रीजन में, सो म्यू तो इंक्रीज ही होता रहेगा. सो हमें स्टेबल रीजन में रखना है. ओके, सो जनरली जो Zn बाई P की वैल्यू है वो 3 अल्फा से 15 अल्फा तक रखते हैं. ये वर्किंग कंडीशन और प्रैक्टिकल यूज है, प्रैक्टिकल कंडीशन डिजाइन के लिए. दिस इज जो रियल डिजाइन होता है भाई वो है. आप एग्जैक्ट म्यू पे क्यों नहीं रखते हैं, लेट्स सी, हम इसको यहां पर क्यों नहीं रखते हैं. ओके, इफ बाय चांस दिस जो कंडीशन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल गो इनटू योर अनस्टेबल कंडीशन. इसलिए हम इसको यहां पे रखते हैं 3 अल्फा पे, तो कि अगर थोड़ा सा साइड में भी आ गया तो इट विल अगेन कम बैक. ओके, तो इसलिए रखते हैं. सो अब ये रेंज जो है 3 अल्फा टू 15 अल्फा काफी बड़ी है. सो फॉर स्टैटिक लोडिंग और स्टैटिक लोडिंग कंडीशन जनरली जो वैल्यू होती है 3 अल्फा टू 5 अल्फा के बीच में होती है. एंड फॉर हाई फटीग और इम्पैक्ट लोडिंग इफ यू से, सो द वैल्यू इज 13 अल्फा टू 15 अल्फा. सो इसके बीच में रहता है. ठीक है, सो अब आप समझ गए होंगे. तो इन
अब अल्फा जो है वो जेड एन बाई पी पे ही डिपेंड करता है। अब हम हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि एन को इंक्रीज करते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जेड ऑल्सो, राइट। सो हम विस्कोसिटी भी तो इंक्रीज कर सकते हैं ताकि अल्फा इंक्रीज हो जाए, और वी कैन इंक्रीज वी कैन डिक्रीज द पी बेयरिंग प्रेशर, जो इंड्यूस्ड बेयरिंग प्रेशर है उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं ताकि जो आपका अल्फा इंक्रीज होता है। तो बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है ये हमें कंडीशन के बारे में बताता है कि हमें कौन सी कंडीशन पे वर्क करना चाहिए फॉर ए गिवन बेयरिंग। ओके, सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल ज़्यादा ज़्यादा यही पूछ सकता है कि आपको बेयरिंग मॉडुलस की डेफिनेशन पूछ ले और बेयरिंग मॉडुलस की वैल्यू पूछ ले, बट यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे कि स्टेबल रीजन में क्या होता है, इफ़ यू इंक्रीज द एन देन हाउ म्यू विल चेंज इन स्टेबल रीजन और इन अनस्टेबल रीजन, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा और प्लीज़ रिमेंबर द ग्राफ, आप बाकी चीज़ अपने आप समझ जाएंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय।